नमस्कार दोस्तों, रेड क्लाइमैक्स स्टडी के ऑनलाइन चैनल पे आप लोग का बहुत ही स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाई स्कूल का दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला प्रकाश है, दूसरा विद्युत है। विद्युत और प्रकाश आपके फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों चैप्टर से आते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप बताया गया। पहला बताया गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा बताया गया डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। दोनों का हो गया था थोड़ा बहुत। आज हम देखते हैं वैद्युत की वाकई में परिभाषा क्या होती है। तो हेडिंग आता है आपका वैद्युत, या इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे वैद्युत का मतलब वैद्युत ऊर्जा से है, वैद्युत ऊर्जा से है। और यह ऐसी ऊर्जा है जिसे हम आसानी से किसी दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है या फिर ऊर्जा है जिसे हम बहुत ही आसानी से किसी भी एनर्जी में बदल सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया, वैद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम आसानी से किसी दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। आसानी से मतलब है हमारा कि किसी एक उपकरण के द्वारा। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा को मात्र एक सिंपल स्विच के द्वारा नियंत्रित हम कर सकते हैं। और देखिए, हम इसको वैद्युत ऊर्जा को किसी दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलते कैसे हैं। तो कोई सा उपकरण ले लें। जैसे हमको अगर वैद्युत ऊर्जा से हमें लाइट प्राप्त करना है, अगर हमें वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना है, पहला है प्रकाश ऊर्जा। अगर प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है तो हम कौन सा उपकरण लेंगे? हम एक सिंपल उपकरण लेंगे, बल्ब। चाहे ये 100 वाट का बल्ब आप ले सकते हैं, या फिर एक LED 7 वाट LED, या फिर 8-9 कुछ भी वाट का LED अगर आप लेंगे, उससे हम आसानी से वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। या फिर दूसरी ऊर्जा अगर बात करते हैं हम ऊष्मा ऊर्जा, यानी ऊष्मा ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा से कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऊष्मा ऊर्जा को अगर प्राप्त करना है हमको वैद्युत ऊर्जा से, तो हम कौन सा उपकरण लेंगे? तो उपकरण है इलेक्ट्रिकल हीटर, या बोलेंगे सिंपल भाषा में हीटर, जिसका आप यूज खाना पकाने या फिर पानी गर्म करने के लिए करते हैं। तो ये हीटर जो है वो भी वैद्युत ऊर्जा को आसानी से हमें ऊष्मा ऊर्जा में बदल देगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैद्युत ऊर्जा है उसको हम आसानी से बदल रहे हैं, और बतौर उसको स्विच के साथ यानी कंट्रोलिंग के साथ हम बदल रहे हैं। अगर हम यही बात करें किसी यांत्रिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, यानी मैकेनिकल एनर्जी अगर हमें प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे? कोई मोटर ले लेंगे, कोई मोटर चाहे 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का कोई मोटर लेंगे, या सिंपल कोई मोटर, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी से यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। चलेगा। तो देखिए, वैद्युत ऊर्जा को
आप इन सब ऊर्जा में बहुत ही आसानी से और नियंत्रण के साथ बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो ऊर्जा हमें मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा तो है ही, लेकिन वो मिल क्यों रही है? तो इस मिलने का पहला रीज़न है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो कुछ फ्रिक्शन हो रहा था या कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा था जिसके नाते हमें ये सारे ऊर्जाएं मिल रही थी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की गति को, तो यहीं से आगे दूसरा टॉपिक आता है वैद्युत धारा। तो देखिए, वैद्युत ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण मिली। तो वैद्युत ऊर्जा हम इलेक्ट्रॉनों की गति को इलेक्ट्रॉनों की गति ना कहकर एक और दूसरा नाम दिए हमने, उसका नाम बताया हमने विद्युत धारा। कि हमें जो ऊर्जा मिली वो विद्युत धारा के कारण मिली। तो विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा को कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की गति को ही विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो वैद्युत की धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होगी, उसकी दिशा में नहीं होगी। यानी अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा लिखते हैं तो लिखते ज़रूर हैं कि विद्युत धारा जो है ये विद्युत आवेश इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई माइनस से व्यक्त कर रहे हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के अपोजिट होगी। कहने का मतलब, अगर किसी परिपथ में कोई मान लेते परिपथ है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, और उस बल्ब में एक बैटरी उसके पहले लगी हुई है। बैटरी का ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और उसमें कहीं पर एक स्विच लगी हुई है जो कि स्विच अभी क्लोज है। ये आपका स्विच हुआ, ये बैटरी हुआ, या बैटरी या इसी को बोलेंगे सेल। अभी इसमें सिंगल सेल है तो इसलिए ये सिंगल सेल की बैटरी हुई, और ये जो है आपका बल्ब है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनों की गति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस टर्मिनल से निकलते हैं और प्लस टर्मिनल की तरफ जाते हैं। लेकिन वैद्युत धारा की बात की जाए तो वैद्युत धारा इस इलेक्ट्रॉन की गति के अपोजिट दिशा में होगी। कहने का मतलब, वैद्युत धारा को अगर आई से व्यक्त किया जाए तो करंट इधर बहेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट गति करेंगे। परिभाषा में तो यह बताया गया कि जो विद्युत धारा है वो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर है। यानी इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो हम कहेंगे विद्युत धारा बहेगी। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब विद्युत की खोज हुई उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ऐसा इसके प्रभाव को देखकर ऐसा कहा गया, ऐसा मान लिया गया कि जो विद्युत धारा है वो इस दिशा में बह रही है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो देखा गया इलेक्ट्रॉन जो धारा है, धारा तो इधर तो बह रही है, हमने उसके प्रभाव के नाते हमने कहा इधर बह रही धारा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट दिशा में गति कर रहे थे। मान लीजिए अगर आपके घर में कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ उससे निकल के हमारे शरीर पे पड़ी, जिसके नाते हमारा शरीर कंपन करने लगा और हमें समस्या हुई। हमको ऐसा लगा कि वहाँ से कोई चीज़ आई, लेकिन दरअसल हुआ क्या कि हमारे शरीर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए उस वैद्युत धारा में, वैद्युत सर्किट में चले गए इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें ऐसा लगा, उसके प्रभाव को देखकर ऐसा लगा कि वहाँ से कोई चीज़ ऐसी निकली जो हमको नुकसान पहुँचा दी। तो देखिए, वो नुकसान पहुँचाने का काम धारा ने किया, हमको ऐसा लगा ये, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर से निकल गए। या फिर ऐसा कहा जाए कि जो धारा बही उसका अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कि धारा जो बहेगी उसको अगर हम वहाँ पे बल्ब, हमारा शरीर ना होकर अगर वहाँ पे बल्ब आ जाए तो बल्ब क्या करेगा, हमको लाइट देने लगेगा। तो यहाँ से हम धारा के प्रभाव को मान लिए कि धारा इधर बह रही है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि धारा इधर बह रही है, ठीक है। और अगर हम इसकी फार्मूले की बात करें तो धारा I बराबर होता है Q/T,
ये और क्यू कहते हैं कूलाम प्रति सेकेंड, या यहीं से एक मात्रक और आता है धारा का, इसी को हम बोलेंगे एम्पियर। अब क्वेश्चन ये होता है कि एक एम्पियर हम किसको कहेंगे कि एक एम्पियर है, एक एम्पियर हम किसको कहेंगे। तो एक एम्पियर अगर हमको निकालना हुआ तो हम ये कह देंगे कि अगर एक एम्पियर क्या है, तो एक एम्पियर को अगर निकालना हुआ तो हम बोल देंगे कि एक कूलाम को हम C से व्यक्त करते हैं। एक कूलाम का अगर आवेश है, अगर वो 1 सेकंड में बहे तो हम उसी को बोलेंगे 1 एम्पियर धारा बह गई। देखिए 1 एम्पियर की जो वैद्युत धारा होगी वो क्या होगी कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम का आवेश किसी सर्किट में फ्लो हो जाए, मान लेते कोई सर्किट है, यहाँ इसकी बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, और इस सर्किट से अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का मतलब है आवेश। अगर इस सर्किट में आवेश जो है वो निकल के, अगर 1 कूलाम का आवेश निकल के 1 सेकंड में इधर से क्रॉस कर जाए, अगर 1 सेकंड में अगर ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से हैं इन पे जो आवेश मान लेते हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जिनके नाते इन पे आवेश 1 कूलाम का हो, तो 1 कूलाम का अगर आवेश जो है अगर निकल के इधर आ जाएगा तो हम कहेंगे इस सर्किट में 1 एम्पियर की धारा बही। तो हम देखेंगे कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा 1 कूलाम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना 1 कूलाम अगर आवेश बह जाए तो होगी 1 एम्पियर धारा। अब यहाँ पे हमको देखना है 1 कूलाम क्या होता है, तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है अगर देखा जाए तो ये डाटा है, ये है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। या फिर ऐसा हम कहें कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलाम में अगर देखा जाए तो होते हैं 1 कूलाम में देखा जाए अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 1.9 1.6 × 10⁻⁻9 -19 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर ऐसे इसको कह दिया जाए कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यानी अगर देखा जाए 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन। या इसी को और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, इसको हम कह सकते हैं 100/10/16 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। या इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1/16 × 10⁻20। अगर इसी को सॉल्व करते हैं हम तो आएगा 0.0625 × 10⁻20। या इसी को और अच्छे तरीके से लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर बात करें 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और अगर देखा जाए कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर 1 एम्पियर की यहाँ से एक दूसरी परिभाषा बनेगी कि 1 एम्पियर में अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए। यानी कोई सर्किट है, अगर इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन हैं 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर बह जाएं तो हम कहेंगे कि इस सर्किट में 1 एम्पियर की धारा बह रही थी। यहाँ पे हमने देखा कि 1 एम्पियर की जो धारा होगी वो ये बताएगी कि 1 सेकंड में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। यानी अगर किसी सर्किट से अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बह रहे हैं, तो आपको लिखना है कि 625, इसके आगे 10⁻16 इसको कर सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे। और प्रति सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में इस तार से इसके इधर से इधर चले जाएं, या फिर ऐसा कहें कि इधर से इधर चले आएँ, अगर इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ इतने इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर जाएं तो हम कहेंगे कि इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही थी, धारा की दिशा जो होगी वो इस दिशा में होगी, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक, देखिए हमने देखा कि अगर कूलाम
अगर चार्ज को हम क्यू से व्यक्त करेंगे, कहने का मतलब आवेश को अगर देखा जाए तो आवेश को क्यू से व्यक्त किया जाता है और इसका एक मात्रक है कूलाम। इसका मात्रक अगर देखा जाए तो क्यू कूलाम होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम सी से व्यक्त करते हैं, कूलाम को सी से व्यक्त करते हैं और चार्ज को क्यू से व्यक्त करते हैं। तो देखिए अगर हम इस टर्म में देखें I बराबर क्यू बटे टी, तो यहाँ से एक मात्रक और निकल के आता है आवेश का एक और मात्रक होता है I इंटू टी। यहाँ पर अगर देखें क्यू का मात्रक क्या होगा, तो ये देखिए I और टी, I को हम लिखेंगे एम्पियर में, इसको व्यक्त करेंगे AMP से, और टी है हमारा सेकेंड। तो यानी इसका मात्रक देखा जाए तो आएगा इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड, या इसी को अगर हम एम्पियर आवर में भी व्यक्त करते हैं। कभी कभी आप अगर देखते हैं बड़ी बैटरी खरीदने अगर आप जाते हैं तो उसका जो मान दिया रहता है वो दिया रहता है एम्पियर आवर में उसका मान दिया रहता है। तो अगर यहाँ हम बात करें कि एम्पियर आवर में एक कूलाम में कितने एम्पियर आवर होंगे, तो अगर इसी को हम थोड़ा सा बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, और सेकंड को हम बदलेंगे आवर में तो हमें 3600 से भाग करना होगा। तो कहने का मतलब अगर इसको इधर भेज दिया जाए तो अगर 3600 कूलाम का चार्ज है तो कितना AH देगा, 1 एम्पियर आवर, यानी 1 AH देगा, 1 एम्पियर आवर का होगा। अगर इसी को हम मिली एम्पियर आवर में बदलें तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर इसको मिली एम्पियर आवर में कह दें तो कहेंगे हम 3.6 कूलाम, ये कितने mAh, 1 mAh के बराबर होगा। अगर कहा जाए कि आपके मोबाइल की बैटरी 4000 mAh की है, अगर कहा जाए कि आपके मोबाइल की बैटरी 4000 mAh की है, तो वहाँ पे कितने आवेश होंगे, तो हो जाएंगे 3.6 गुणे 4000 कूलाम। इतने कूलाम आपके बैटरी में चार्ज उपस्थित होंगे, इतने कूलाम चार्ज आपकी बैटरी में उपस्थित होंगे अगर उसका mAh 4000 mAh का है। तो यहाँ से आवेश का एक और मात्रक कभी कभी पूछ लेता है कि आवेश का एक मात्रक क्या है, तो उस मात्रक को हम बोलेंगे एम्पियर सेकेंड, या उसी को कहेंगे एम्पियर आवर और मिली एम्पियर आवर। आप देख सकते हैं कि 1 एम्पियर आवर बराबर कितना कूलाम, 1 मिली एम्पियर आवर बराबर कितना कूलाम होता है। ये सारा चीज़ यहाँ से है। देखिए विद्युत धारा के बाद एक और टॉपिक आता है विद्युत परिपथ। देखिए विद्युत धारा जो होती है हमेशा विद्युत परिपथ से ही बहती है, तो हम जानेंगे कैसे कि कौन सा विद्युत परिपथ क्या होता है, हम ये जानेंगे। तो विद्युत परिपथ के लिए हम बोलेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विद्युत धारा बहे विद्युत परिपथ कहलाएगा। लेकिन विद्युत धारा वैसे नहीं बहेगी, उसके लिए हमें आवश्यकता होगी चालक तार की। तो हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे चालक तार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। कहने का मतलब चालक तार की एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें से हम विद्युत धारा को आसानी से फ्लो करा दे, आसानी से प्रवाहित करा दे, वो हमारा कहलाएगा विद्युत परिपथ। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम देखेंगे तो ढेर सारे इसके घटक होंगे, एलिमेंट होंगे, उसको हम देख सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका विद्युत परिपथ के सिंबल, विद्युत परिपथ के प्रतीक, विद्युत परिपथ के प्रतीक चिन्ह, विद्युत परिपथ के प्रतीक। तो देखिए पहले आप समझेंगे कि विद्युत धारा जो होगी उसको फ्लो कराने के लिए, विद्युत धारा को फ्लो कराने के लिए किसी सोर्स की आवश्यकता होगी जिसको हम सेल बोलेंगे, सेल। तो अगर सेल का हम प्रतीक देखेंगे, सेल का सिंबल देखेंगे, तो ये देखिए सेल का सिंबल होगा एक
इसमें एक पॉजिटिव होगा टर्मिनल, एक निगेटिव होगा, ये हमारा बड़ा सा होगा थोड़ा सा प्लस वाला, माइनस का थोड़ा छोटा होगा सिंबल। अगर हम बैटरी की सिंबल की बात करें तो बैटरी का सिंबल ढेर सारे कई सेलों को आपस में अगर जोड़ देंगे, ढेर सारे सेलों को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। और अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, बल्ब का सिंबल क्या होगा, तो बल्ब का सिंबल जैसे अभी बताया गया था, बल्ब का सिंबल कुछ इस प्रकार होगा। और उसके बाद अगर देखें प्रतिरोध एक शब्द आता है, प्रतिरोध का सिंबल क्या होगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का सिंबल, इसके बारे में और आगे पढ़ा जाएगा। प्रतिरोध का सिंबल होता है ये। और अगर हम बात करें स्विच की सिंबल, तो देखिए स्विच का अगर हमको दिखाना है कि बंद स्विच है, कहने का मतलब बंद परिपथ है। बंद का मतलब यहाँ पे ऑन अवस्था में, बंद का मतलब ऑन, या इसी को हम बोलेंगे क्लोज, क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच यानी स्विच जो है वो ऑन हो तो उसका सिंबल कैसा होगा, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होगा। अगर ये स्विच जो है, स्विच अगर ये है, स्विच अगर ऑफ कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन यानी खुली हुई स्विच है, तो उसका कुछ सिंबल ये होगा, ये स्विच का सिंबल हुआ। अगर हम विद्युत धारा है, विद्युत धारा को अगर प्रवाहित कर रहे हैं किसी परिपथ में, तो उसको अगर मापना है तो हम एक उपकरण लगाते हैं जिसको एमीटर बोलते हैं। एमीटर का जो प्रतीक होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ए लिख कर देंगे। और एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इसको अगर हमको दिखाना है तो हम भी लिख के छोड़ देंगे। ये प्लस होता है, ये माइनस, इसमें भी प्लस होता है माइनस दो, ठीक। देखिए वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को बहाने के लिए हमें एक सोर्स की आवश्यकता होती है। उस सोर्स को कहते हैं बैटरी। अगर कोई परिपथ है तो परिपथ में हमको एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। बैटरी के लिए हम एक स्विच भी लगा देंगे और कोई एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, या उसी को हम कोई बल्ब बोल दें, कोई हमारा बल्ब लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे धारा जो बहेगी ऐसे बहेगी, और ये जो हमारा है ये एक प्रकार का सोर्स का काम करेगा, जो है क्या, ये है वोल्टेज का सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो देखिए अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो अगर हम बात करें कि क्या होता है ये सोर्स, इसको रिलेट करना चाहें तो अगर हम किसी जलधारा की बात करें, अगर हम इसको करंट को अगर हम जल से रिलेट कर पाएँ तो देखेंगे आप कि जो ये सोर्स वोल्टेज जो होगा यह किसी ऐसे पंप से रिलेट करेगा, पंप से, ये पंप की तरीके से रहेगा जो इसको फोर्स से कुछ दूर पर भेजे, ठीक है। अगर हम किसी छत पर हम अगर कोई टंकी रख दें और उस टंकी पर हमको जल को भेजना हुआ, अगर उस टंकी पर हमको जल को भेजना हुआ तो हम एक प्रकार से यहाँ पे एक पंप लगाएंगे और इस पंप से हम जल की धारा को ऊपर भेजेंगे। तो उसी प्रकार अगर यहाँ से विद्युत धारा को फ्लो कराना हुआ किसी परिपथ में, तो उस परिपथ में हमको फ्लो कराने के लिए विद्युत धारा को एक सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको कहा गया वोल्टेज सोर्स, या इसी को बैटरी बोल दिया गया। तो यहाँ पे जो इसके पास जो एनर्जी होगी पंप के पास, या फिर यहाँ पे बैटरी के पास जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे विभव, उसका विभव कितना है, या फिर उसी को बोलेंगे वोल्टेज, कि वह कितने वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज। तो अगर हम इसी को उल्टा करें तो आप देखते हैं कि कभी कभी अगर हम इसको इधर भेज दिए हैं, लेकिन अगर यहाँ से हम इसको किसी दूसरे पाइप के थ्रू हम यहाँ पे लाएँ अपनी टोटी तक, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगा होगा, फिर भी जो जल की धारा है वो नीचे आएगी। कहने का मतलब अगर यहाँ पे कोई भी सोर्स ना लगा हुआ है तब भी, यानी यहाँ पे जो हम इसको भेजे हैं यहाँ पर, ये जाके यहाँ पे एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और वो एनर्जी कैसी है, वो यहाँ पे एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा, इसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो जल नीचे से हम भेजे हैं वह ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और इसी प्रकार जो वोल्टेज है, अगर हम वोल्टेज को एक दूसरा रूप दें तो एक रूप होता है विभव, यानी इसी को कहा जाता है पोटेंशियल। यानी अगर हम आगे आपका टॉपिक आता है विभव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल।
बंद करें। जैसा कि अभी आपने देखा कि विद्युत धारा जो होती है उसको फ्लो कराने के लिए एक सोर्स की आवश्यकता होती है जिसको बोला गया वोल्टेज सोर्स। अब हम देखेंगे कि आखिर ये विभव होता क्या है, विभव होता क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने का प्रयास किया कि अगर हम जल को किसी ऊंचाई पर भेज देते हैं तो उसके पास एक एनर्जी उपलब्ध हो जाती है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे और वहाँ पे उसको दूसरे स्थान पे जाने में जो उसके पास एनर्जी उपलब्ध होगी उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल। अगर विभव की परिभाषा की बात की जाए तो विभव को कहा जाता है कि एकांक आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कहने का मतलब, अगर पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर कोई टंकी हो और उस टंकी से हम किसी दूसरी टंकी, यानी यहाँ पे ये दूसरी टंकी है, अगर हम इस वाले से अगर हम कोई चीज़ पानी अगर इधर भेज दें हैं, यहाँ पर पानी स्टोर हो जाए और यहाँ पे भी पानी स्टोर रहे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टोर पानी है उसको हम प्लस साइन से दिखाएं कि जो यहाँ पे पानी स्टोर है उसके पास एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को बोला गया स्थिर ऊर्जा। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ से किसी आवेश को ले जाकर यहाँ पे स्टोर कर दें, अगर पानी ना मान के किसी आवेश को ले जाकर यहाँ से यहाँ पे स्टोर कर दें, तो उस आवेश का यहाँ पे क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा कि उसका विभव इतना है। अगर हम बात करें विभव की, तो विभव क्या हुआ, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा नहीं फार्मूले की बात की जाए, तो विभव जो होगा इसको भी से व्यक्त करेंगे और ये हो जाएगा W/Q, यानी एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य कहलाएगा वैद्युत विभव। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि वैद्युत विभव जो होता है वो होता है कि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया वही कार्य जो हो जाएगा किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। इसकी बात करें तो जो वोल्टेज होगा, अगर यहाँ पे हम Q को 1 रख देते हैं, Q बराबर 1 रख देते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज है वो कार्य के बराबर हो जाता है। यानी उसमें जो एनर्जी होगी, उसी जो कार्य किया गया होगा उसके पास उतनी एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी को बोलेंगे कि उसके पास इतना विभव है। इसके बाद एक शब्द आता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर और विभव सेम चीज़ है, बस दोनों के विभव में जब अंतर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं विभवांतर। तो अगर हम ये देखें कि एक कूलाम को आवेश किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वोल्टेज होगा, लेकिन अगर दो बिंदु के आपस की तुलना की जाए तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक का जो एनर्जी लेवल होगा वो कुछ अलग होगा और दूसरे का जो एनर्जी लेवल होगा वो कुछ अलग होगा। कहने मतलब अगर जल की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई जल है इस टंकी में और इस टंकी में, तो यहाँ पे देखा जाए इसका जो जल का जो यहाँ पे एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, तो ये एक प्रकार का यहाँ पे डिफरेंस करेगा। उस डिफरेंस को बोलेंगे विभवांतर। कहने का मतलब अगर यहाँ पे ये ज़्यादा है, बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या करेगा कि यहाँ से धारा इधर बह जाएगी, चाहे वो वैद्युत धारा हो चाहे जल की धारा हो। जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जहाँ पोटेंशियल कम होगा तो जो धारा है हमेशा ज़्यादा वाले पोटेंशियल से कम वाले पोटेंशियल की तरफ बह जाती है। तो यहाँ से विभवांतर की बात करें, अगर दो बिंदु के बीच विभवांतर है तो जो धारा है वो हमेशा वो विभवांतर के कारण बहेगी, विभवांतर के कारण धारा बहेगी।
अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा कभी नहीं बहेगी। अगर यही विभवांतर, इसको हम ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, ये 0 पे आ जाए, यानी इसको अगर हमको ज़मीन पे गिराना हुआ, यहाँ से ले जाके इसको ज़मीन से अगर हमको गिराना हुआ, तो ज़मीन पे गिराने के लिए यहाँ पे इसका जो एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर ये बात करें तो इसके पास जो पूरी की पूरी एनर्जी होगी वही एनर्जी कहलाएगी। इसका विभव कितना है, ये विभवांतर की बात करें तो विभव ही विभवांतर के बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे कि आगे इस पर कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं। बाकी इतना आप लोग कवर रखिएगा। थैंक यू।